नमस्ते दोस्तों, उद्दात हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम मनु भंडारी की कहानी जो आरपीएससी में लगी हुई है उसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी। उसके ऊपर अब हम बात, यही सच है। कौन सी कहानी थी? यही सच है कहानी चल रही थी। यही सच है। इसके ऊपर बाद में हम क्वेश्चन आंसर और मतलब कि शॉर्ट में बाद में एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट में हम बाद में भी इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। और हमारी कुछ बातें इस पे हो चुकी है, कुछ बची हुई कहानी आज हम पढ़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ तक हमारी कहानी हो गई थी। उसे क्या अधिकार है, मतलब ये उसे क्या अधिकार है जब वो निशित के बारे में कह रही है ये। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। जब वो कलकत्ता जाती है इंटरव्यू देने के लिए, वहां निशित से उसकी मुलाकात होती है। तो वहां सोच रही है कि निशित को ये अधिकार किसने दिया था। उससे आगे हम कहानी शुरू करते हैं। क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? नहीं। जाने कैसी मजबूरी है, कैसी व्यवस्था है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती। निश्चयात्मक दृढ़ता से नहीं कह पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछनीय बात करने का कोई है क्या? अवांछनीय बात, जब उसने निशित के पसंद की जब साड़ी कलर की साड़ी पहनी तो निशित ने उसकी मतलब तारीफ की ना, तब उसको ये अच्छा नहीं लगा कि इसको ये अधिकार किसने दिया कि वो मेरी मतलब कि मेरे बारे में ऐसे बोले कि आप पे जच रही है, अच्छी लग रही। क्योंकि उसको ये था कि जो संजय है ना, कि संजय जो हाल फिलहाल में जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है, वो उसके कभी कपड़ों के ऊपर कभी कमेंट नहीं करता, कभी तारीफ नहीं करता। और निशित उसका बीता हुआ कल है। पहले मतलब निशित से जुड़ी हुई थी और अब निशित से ये जुड़ी हुई नहीं है। निशित इसको लगता है कि निशित ने तेरे को धोखा दिया है। अब एकदम से अचानक जब कलकत्ता इंटरव्यू देने आती है, वहां निशित से मुलाकात होती है। निशित इसके लिए काफी एफर्ट डालता है कि इसको जॉब यहाँ मिल जाए इंटरव्यू के लिए, मतलब काफी एफर्ट डालता है और लगभग तय हो भी जाता है इसका। लेकिन जब पार्टी के लिए जब ये जाते हैं, इसकी के कलर की पसंद की, निशित के कलर की पसंद की जब ये साड़ी पहनती है तो निशित ने इसकी तारीफ की। तो तब इसको बुरा लगता है कि ये इसको किसने अधिकार दिया कि ये मेरी तारीफ करे। उसके ऊपर हमारी चर्चाएं हो चुकी थी। अब आगे उससे आगे हमारी ये कहानी है। तो देखते हैं कि क्या करिए कि कहने का कोई अधिकार नहीं है, किसको नहीं है, निशित के लिए करिए। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं, निशित के साथ जब टैक्सी में जाती है तब की है। मैं सोचती हूँ आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी। संजय वो जिसके साथ हाल फिलहाल में रिलेशनशिप में है और कानपुर में रहता है। संजय कहाँ रहता है? कानपुर में, क्योंकि कानपुर में रिसर्च का काम कर रही है, पीएचडी कर रही है मैडम। इसका ही रूम निशित टैक्सी वाले को आदेश देता है। कहाँ जाते हैं ये? एड्रेस ध्यान रखना, स्काई रूम। टुन की घंटे के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है। निशित बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श न हो, मतलब कि डिस्टेंस बना के बैठा हुआ है निशित। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोदी में पड़कर फरफराता है। वह उसे हटाता नहीं है। मुझे लगता है यह रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। यह क्या भिगो रहा है रस से निशित को? जो उसका रेशमी पल्लू, जब वो टैक्सी में बैठे हैं तो जब निशित के ऊपर जा रहा है तो उसका वो कपड़े का स्पर्श उसके तन मन को भिगो रहा है, जिससे उसको रस मिल रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। रस, रस मिलना, आनंदित होना, ये रस भी हमारे फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं। ये भी, इसके ऊपर भी हम चर्चाएं करेंगे काफी अच्छे डिटेल से। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर जाती हूँ, मतलब कि मेरे स्पर्श से, मेरे कपड़ों के स्पर्श से भी इसको मतलब कि इतना रस मिल रहा है। ये सोच के मतलब कह रही है कि मैं विजय के अकथनीय, मतलब कह नहीं सकते ऐसे कथन से, आह्लादित मतलब खुश हो जाती हूँ, भर जाती हूँ, प्रसन्न हो जाती हूँ। आज भी मैं संजय की बात नहीं कर पाती, चाहकर भी नहीं कर पाती। अपनी इस व्यवस्था पर मुझे खिंच भी आती है। अपनी किस व्यवस्था के ऊपर खिंच आ रही है? किस व्यवस्था के ऊपर? ये व्यवस्था है कि मैं चाह के भी मतलब संजय के बारे में इसको नहीं बता पा रही, ये व्यवस्था है। पर मेरा मुंह है कि खुलता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं जैसे
कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकी। यह निश्चित कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूं कोने में दुबककर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। देखिए, मतलब हर इंसान मेरे को यहाँ पे ना आधे अधूरे जो आधे आधे अधूरे जो नाटक है ना, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने। आधे अधूरे जो मोहन राकेश का जो नाटक है मैंने पढ़ा था, मतलब हर इंसान अलग होता है अपने आप में, हर इंसान की अलग खूबियां होती है, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, कोई किसी प्रकार से कोई किसी प्रकार से। तो देखते हैं कि आधे अधूरे में भी जो सुनीता है ना, वो पूरा इंसान ढूंढती है। मोहन राकेश का है, उसको कभी जगमोहन, कभी मतलब हिंदी के हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफी अच्छा नाटक है। तो देखते हैं कि मतलब कभी जगमोहन है, कभी वो क्या बोलते हैं, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, मतलब वो क्या है, सिंघानिया है। इस प्रकार से वो कभी उसमें वो ऐसे करता, वो ऐसे करता, ऐसे ही मेरे को यहाँ लग रहा है ना, मतलब जब वो इसके साथ थी, निशित के साथ थी, तब निशित से प्यार करती थी। जैसे ही निशित छोड़ के गया, चलो छोड़ के गया वहां तक ठीक है, तो इसने संजय को अपना लिया, कोई बात नहीं। छोड़ के चला गया तो अब भाई जिंदगी तो जीनी है। तो संजय, जो आदतें संजय में है ना, वो निशित में नहीं है। अब वो निशित यहाँ मिला है, तो निशित तारीफ कर रहा है इसकी साड़ी की। तब इसको याद आता है कि वो तो कभी नहीं करता संजय, तो मैं चाहे इतने कपड़े पहनती हूँ, इतनी तैयार होके कितनी बार उसके साथ गई हूँ, तो मतलब इसको अच्छा भी लगता है। लेकिन ये चाहती है कि इसको ये अधिकार मैंने नहीं दिया, क्योंकि ये मेरा बीता हुआ कल है और हाल फिलहाल संजय है मेरी जिंदगी में। लेकिन जब ये बैठा आराम से चुपचाप ऑटो में, टैक्सी में इसके साथ, तो वो कुछ बोलता नहीं है। अब उसको संजय की याद आ रही है कि संजय होता तो मेरे को ऐसे कमर में से मेरे हाथ डाल लेता, ये सब। तो हर इंसान अलग होता है। अब ये दोनों की चीजें इसको पसंद आ रही है, उधर संजय की भी पसंद आ रही है, इधर निशित की भी पसंद आ रही है। तो ऐसे तो फिर दो नावों में सवार होने वाली बातें हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, आगे हम कहानी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या निकलता है बाद में, निशित की होती है या संजय की होती है, वो तो लास्ट में पता चलेगा। संजय की याद आने लगती है। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यूं सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं, पर जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूँ कि जब निशित बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना है, ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है। कैसी बातें सोचना अनुचित लग रहा है कि भाई, मतलब वो कुछ बोले, बात करे। संजय था, मेरे को कमर में से हाथ डाल के मेरे कमर में हाथ लपेट लेता था। ये चीजें जब यहाँ पर निशित मेरे साथ है, तो क्योंकि निशित तो कर नहीं सकता ऐसा, इसका मेरा अभी रिश्ता नहीं है। संजय कर सकता है ऐसा, उसी को ये अधिकार है। तो इसके साथ बैठ के मैं ये सब चीजें सोच रही हूँ, ये अनुचित है। पर मैं क्या करूं, जितना द्रुत गति से, मतलब तेज गति से टैक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी बही जा रही हूँ, अनुचित अवांछनीय दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी से नीचे उतर पड़ती हूँ, मानो अंदर निशित मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। दाहिना फाटक खोल के उतरती है मैडम। अजी इधर से उतरना चाहिए कभी, अजी इधर से उतरना चाहिए कभी, टैक्सी वाला कहता है। मुझे अपनी गलती का भान हुआ होता है। उधर निशित खड़ा है, इधर मैं, टैक्सी, बीच में टैक्सी है। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो मुझे ही देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता है। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नजरों से ऐसे बचाकर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो और कोई मुझे पकड़ न ले। सचमुच ही सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है। आमने सामने हम दोनों बैठ बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है। होस्ट मतलब पार्टी देने के लिए वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे अधिक मन की हलचल में मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ।
हम दोनों के सामने बेरा कोल्ड कॉफी के गिलास और खाने का कुछ सामान रखा जाता है। ये बेरा कोल्ड कॉफी मैंने तो कभी पी नहीं है, लेकिन नाम तो, पियो या आप ना पियो, लेकिन नाम तो याद रखना ही पड़ेगा कौन सी कोल्ड कॉफी है। कोल्ड कॉफी की पी है, लेकिन ये बेरा जो लगा दिया ना, ये कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा कि बेरा कोल्ड कॉफी कैसी होती है। बट आपको याद रखना है बेरा कोल्ड कॉफी। गिलास और खाने का कुछ सामान रख जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशित कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस करती हूँ। वह जल्दी से कॉफी का स्ट्रो मुंह से लगा लेता है। मूर्ख कहीं का। वह सोचता है मैं बेवकूफ हूं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वह क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमाग पर छाई हुई थी, पर आज आज अवश्य ही वह बात आएगी, न आए। यह कितना अस्वाभाविक है। मतलब कौन सी बातें जो पीछे हो चुकी, कि निशित ने इसको छोड़ दिया था, क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, मेरी कितनी बदनामी हुई थी, वो बातें आएगी। क्योंकि इससे पहले हम 3 दिन जब साथ रहे हैं तो नौकरी के काम में इतना बिजी थे कि हमारी बात नहीं हुई उसके ऊपर। लेकिन अभी हम बैठे हैं तो शायद स्वाभाविक है कि अवश्य वो बातें शुरू होगी। अगर नहीं होती है तो ये कितनी अस्वाभाविक बात है। पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया, उसे उलटकर, कितने साल पहले, 3 साल पहले की बात है, देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी में नहीं है। जो संबंध टूट गए टूट गए। अब उन पर कौन बात करे। मैं तो कभी नहीं करूंगी, पर उसे तो करना चाहिए। थोड़ा तोड़ा उसने था, बात भी वही आरंभ करे। मैं क्यों करूं, और मुझे क्या पड़ी है। मैं तो जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूँ। क्यों नहीं, मैं इसे अभी संजय की बात बता देती हूँ। पर जाने कैसी व्यवस्था है, जाने कैसा मोह है कि मैं मुंह नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा। मोह है इसको कि कहीं, मोह क्या है, देखिए मोह इसको ये है कि कहीं तो संजय का, ये चाहती है कि निश्चित इसको अटेंडेंस दे, कि हाँ अटेंड करे अच्छे से, इसकी केयर करे, ये चाह रही है। इसीलिए ये संजय की बात नहीं बता रही, क्योंकि इसको पता है कि संजय की बात बता दूं ये तो शायद, मतलब कंफर्म नहीं, शायद निश्चित तेरा साथ ना दे, तेरे साथ यहाँ नहीं बैठे, तेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करेगा। इसलिए ये डर है इसको, और कोई मोह नहीं है, यही मोह है यहाँ पे। आपने कुछ कहा नहीं तो मैं खिसिया जाती हूँ। फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा है, पर यंत्र चालित सी मैं खा रही हूँ। शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। फिर भी मुझे लगता है कि उसके होठ फड़क रहे हैं और स्ट्रो पकड़े हुए उंगलियां कांप रही है। मैं जानती हूँ वह पूछना चाहता है, दीपा तुमने मुझे माफ तो कर दिया ने। वह पूछ ही क्यों नहीं लेता। मान लो यदि पूछ ही ले, तो क्या मैं कह सकूंगी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे, तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफी पी ली तो ये मैं समझो कि मैं तुम्हारे विश्वासघात की बात को भूल गई हूँ। और एकाएक की पिछली सब कुछ मेरी आंखों के सामने तैरने लगता है। पर यह क्या ऐसा है, अपमानजनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती। मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं, निशित के साथ जब रहती थी, कहाँ की बातें हैं ये, पटना की बातें, सुहानी गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वे चित्र उभर कर आते हैं, जब घंटों समय बैठ मौन भाव से एक दूसरे को निहारा करते थे, बिना स्पर्श किए भी। जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी, जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे, एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में। देखिए, हम किसी के साथ, अगर हमें सच में किसी से लगाव है, प्रेम है, तो हमें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे स्पर्श करें, या हमें उससे बातें करके ही काफी अच्छा महसूस होता है, काफी अच्छा, मतलब रिलैक्स फील होगा। और हमें चाहे वो कितनी भी बार हमें डांट फटकार दे, फिर भी हम चाहेंगे कि वो हमसे बात करे, हमें मनाए। और उसकी अच्छाइयां ही हमें ज्यादा दिखती है, बुराइयां हमें कभी नहीं दिखेगी उसकी। और दूसरी बात यह है कि जब हम किसी के प्रेम में हैं या हमें किसी से लगाव है, तो हम पास बैठ के, हमें समय का पता ही नहीं चलता कि हमने कितना समय एक दूसरे को दे दिया है। कभी पता नहीं चलता, क्योंकि एक दूसरे को जब हम चाहते हैं, प्रेम करते हैं, लगाव है एक दूसरे से, तो वहां पे मतलब समय गुजरते हुए हमारी बातें चाहे कुछ भी नहीं, ऐसी बातें होती है, लेकिन हमारा समय ऐसे गुजर जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता।
लेखिका के अनुसार है कि हम समीप बैठे मौन भाव से एक दूसरे को बस देख लेते हैं, घंटों निकल जाते हैं हमारे। मैं कुछ बोलना भी चाहती तो वह मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा। मतलब निशित इतना गहरा इंसान था कि अगर मैं वो कुछ कहना भी चाहती दीपा, तो निशित उंगली रख देता मुंह के ऊपर। वह कहती, नहीं आप कहिए मत, ये जो क्षण है, जो इतने अच्छे जो क्षण है, एक दूसरे को महसूस करने के जो क्षण है, वो अनकहे, मतलब बिना कुछ कहे ही ऐसे ही रहने दो। आज भी तो हम मौन है, मौन ही है। मतलब पहले भी हम ऐसे घंटों बैठे रहते थे एक दूसरे के साथ, और आज भी हम सेम ऐसे ही बैठे हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। क्या आज हम आत्मीयता के उन क्षणों में गुजर रहे हैं? मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर पड़ना चाहती हूँ, क्योंकि उसके अंदर वो तूफान उठा हुआ है। वो तूफान है कि इसने बिना कुछ बताए मेरे को क्यों छोड़ा था? क्या रीजन था? कुछ कारण था? क्या कारण था जिसके लिए मेरे को इतनी बदनामी सहनी पड़ी? उसके बावजूद भी इसने मेरे को छोड़ दिया, एक बार भी पलट के नहीं देखा। क्या कारण था? ये सब चीजें, सवाल उसके अंदर उमड़ रहे हैं। इसलिए ये मतलब कि कह रही है कि मैं सारी शक्ति के साथ चीख पड़ना चाहती हूँ। दीपा करिए, नहीं नहीं नहीं, पर कॉफी सिप करने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा ये है विरोध, हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निश्चित मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ इसके हाथ से छू जाए। क्या मतलब की भावना उठती है कि बिल नहीं देने देता निशित उसको, कि वो सोचती है कि मैं बिल छीना झपटी करूं, कि नहीं नहीं मेरे को देना है बिल, मैं पे करूंगी, पार्टी मैं दे रही हूँ, जो मेरी जो हुई है फाइनल। तो इस छीना झपटी में किसी प्रकार से निशित से मेरा थोड़ा टच हो जाए उसका हाथ। मतलब कितनी भावनाएं अंदर है। हम जिसके प्रति जो भावनाएं है वो चाह के भी हम नहीं छुपा पाते। तो ऐसे करिए कि मतलब मेरा ये मन कर रहा है कि ये अच्छी तो नहीं है क्योंकि मैं अभी संजय के साथ हूँ, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि किसी तरह मेरा हाथ इसके हाथ से स्पर्श हो जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ। मतलब कि निशित मेरे को चाहता था, प्यार करता था। जैसे ही मेरा स्पर्श उसको होगा तो उसके अंतर मन में कुछ तो हलचल होगी, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मन में प्रचंड तूफान है, मन में प्रचंड तूफान है, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। फिर वही मौन, वही दूरी। पर जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निशित मेरे बहुत निकट आ गया, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशित मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं। पर वह कुछ भी नहीं करता। सोते, देखो देखने में यहाँ पे जब मतलब निशित की जो आदतें हैं, निशित की जो मतलब कि आदतें हैं जो निशित कर रहा है, और जो निशित की जो मन में है, जो चुप्पी जो है, ऐसे लगता तो है कि निशित लड़का अच्छा है, संजय की बजाय निशित अच्छा है। इसकी कितनी केयर करता है, इसकी कितनी इज्जत करता है, और इसको कुछ भी मतलब ऐसा नहीं करने देता कि जो इसके मन को ठेस पहुंचे। और संजय है, संजय मतलब कि हमेशा ही स्पर्श करना, ये अश्लील सी जो एक्टिविटी जो होती है, जो क्रियाएं जो होती है, वो करता है। कभी उसके मतलब कमर पे हाथ डालता है, लेकिन निशित ऐसा कुछ नहीं करता। पहले भी नहीं करता था और अब भी नहीं करता है। तो ऐसे लगता था कि निशित का अच्छा लड़का है। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए ही सोना चाहती हूँ, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता है। ये मानव प्रवृत्ति है कि जब भी हम देखते हैं कि किसी के साथ हम ज्यादा मतलब टाइम स्पेंड करते हैं, तो बार बार वो हमारे आंखों के सामने आता ही आता है। कलकत्ता अपनी मजबूरी पर खींच खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकी थी कि कुछ भी नहीं कह पाई। अगला अंश है, कलकत्ता से ही अपनी मजबूरी पर खींच खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकी थी कि कुछ भी नहीं बता पाई। शाम को मुझे निशित अपने साथ ले गया, झील दिखाने ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। अपने सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर के वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था।
अब तो तुम यहाँ जा आ जाओगी मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं यह कह गई। कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत अच्छा है, बहुत ही। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा, पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला आती है। मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। निशित कहता है कि तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सांसें मतलब सांस जहां की तहां रुक जाती है। आगे शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निशित कि आज भी तुम मुझे प्यार करते हो। तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया है उसे भूलकर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशित, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निशित, इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। अब आप बताइए। निशित के बारे में ये दीपा के मन में बार बार ये सवाल उठना, ये भावनाएं उठना, और अपने मन को बार बार धोखा देना। नहीं, मैं संजय के बारे में ये बता दूंगी, संजय ऐसा। तो इसका लगाव किधर है, किधर ये प्यार करती है? यहाँ पे हम देखते हैं कि त्रिकोणीय प्रेम दिख रहा है। त्रिकोणीय त्रिकोणीय प्रेम दिख रहा है। ये सब बातें मैं आपको कहानी पढ़ाने के बाद एक क्लास लूंगी, उसमें शॉर्ट में सब चीजें, पात्र बता दूंगी, कितने पात्र है, कितने अंश है। एक बार रीडिंग लगा लेते हैं पूरी कहानी पे। शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी हो, मतलब कम बोलते हो। जो हो फिर भी कुछ सुनने की आतुरता के लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ, पर तुम्हारी नजर तो लेक के पानी पर जमी हुई है। शांत मौन, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाए, पर अनबुझे नहीं रह सकते। तुम चाहे न कहो, पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बा, बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात ही तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है, और मैं फिर खुद के मतलब खुद ही सोचे ये सब बातें फिर करिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और तुम जानते हो कि दीपा आज भी तुम्हारी है। फिर वो खुद से करी, और मैं लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत न करनी पड़े। मतलब कि तुमने मुझे धोखा दिया था, इस वजह से मैं आपसे नफरत करती हूँ। लेकिन कहीं मैं ये कहूँ कि तुम मुझे आज भी प्यार करते हो और मैं संजय को करती हूँ, तो इस चीज से मतलब धोखा हुआ ये। तो इस चीज से कभी मैं खुद से नफरत न करने लग जाऊं। लगता है आधी रात से भी अधिक ढल गई है। कानपुर, मन में फिर कानपुर आ गई है ये। अब कलकत्ता से कहाँ आ गई, कानपुर आ गई है। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए भी निशित की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया था कि तुम स्टेशन मत आना। ईरा आई थी, मतलब इसकी सहेली, पर गाड़ी पर बिठाकर ही चली गई। क्या कहूँ कि मैंने जबरदस्ती उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशित आएगा, और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेले ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गई तो देखा, बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशित आ रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। मतलब भावना देखो कितनी है, कि मिल भी रही है भावनाएं। उसको पता था कि निशित आएगा, मना करने के बावजूद भी आएगा। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है। वह बहुत थका हुआ लग रहा था, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा, और दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहाँ आ पहुंचा। करता है कुछ ऐसा करूं जिससे इसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूं। हम डब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई। वह अंदर झांकते हुए पूछता है, हाँ पानी वानी तो है? हाँ, बिस्तर फैला लिया?
मैं खींच पड़ती हूँ। वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। वो खींच पड़ती है कि पानी है, जगह मिल गई, जगह अच्छी, ये सब चीजें पूछ रहे हैं जो मैं चाहती हूँ, मेरा मन जो कह रहा है वो तो आप पूछ भी नहीं रहे, वो कह भी नहीं रहे, इसलिए वो खींच जाती है, थोड़ी चिढ़ चिढ़ जाती है। ये बात निशित को पता चल गई, इसलिए वो फिर चुप हो गया। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा। वह क्यों नहीं कह देता, क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता। आज भीड़ विशेष नहीं है, चारों ओर नजर डालकर वह कहता है। मैं भी इस बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नजर मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन गहरी किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खींच आती है। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नजरें मिलती हैं। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। कितना पागल है, बोल नहीं देता। गाड़ी चढ़ जाओ, पानी है, सब मतलब बकवास की बातें किया जा रहा है। लड़की जो चाह रही है, लड़की के मन की बातें बोले ना, तो कम से कम उसको अच्छा लगे। बस ये केयर भी करो, लेकिन केयर इतनी करो जितनी, हाँ ठीक है, प्रेम की बातें भी करो। उसका मन चाह रहा है कि आप उससे कुछ ऐसा बोलो कि उससे उसका मन खिल जाए, उसको अच्छा लगे। जब तेरे मन में है तो तू बोल क्यों नहीं देता? पागल है कहीं का। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय नजर से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो, और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वह नीचे प्लेटफॉर्म पर। जाकर जाकर पहुंचने की खबर देना। जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा तो मैं सूचना दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी, मेरी आंखें छलछला आती हैं। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के एकदम आगे बढ़ता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम शिहर उठता है, मन करता है चिल्ला पड़ूं। अब मैं सब समझ गई निशित, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, वह तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ कह नहीं पाती। बस साथ चलते निशित को देखती हूँ, देखती भर रहती हूँ। गाड़ी के गति पकड़ते ही वह हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मूंद जाती है। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण, यही सत्य है, बाकी सब झूठ है। मतलब निशित का स्पर्श ही सब कुछ है, यही क्षण है, यही सुख है, सब यही है। बाकी जो संजय है सब झूठ है, अपने को भुलाने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। मतलब कि निशित ही सत्य है। निशित के जाने के बाद उसको भूलने के लिए, उसकी जगह को भरने के लिए, ये जो संजय का मेरे साथ जुड़ना, ये सिर्फ एक झूठा छला हुआ है, झूठा प्रयास है। ये करिए। वैसे भी पहला जो भावनाएं जो होती है, पहले जो भावनाएं किसी से जुड़ती है, वो भुलाए भी नहीं भूलती। इतना लंबा समय इन दोनों का एक साथ रहा है। जब लंबा समय हो जाता है तो भूल भी नहीं पाते, क्योंकि उसकी कुछ तो आदतें हो जाती है, हमें कुछ उससे इतना लगा हो जाता है कि हम चाह के भी नहीं भुला पाते। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियां धुंधली सी दिखाई देती है। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशित के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल सा प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियां दिखाई देती है। धीरे धीरे वे सब दूर हो जाती हैं, पीछे छूटती जाती है। मुझे लगता है यह दैत्याकार ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चेहरा उभरता है, क्योंकि अब निशित पीछे छूट गया, पूर्ण सामने मिलने वाला है, संजय मिलने वाला है। चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उसे क्या कहूंगी? कलकत्ता से कानपुर आ रही है ना इंटरव्यू देके, इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी, कहूंगी संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतल गहराइयों में जमी हुई है, इसका एहसास कलकत्ता में निशित से मिलकर हुआ। याद आता है तुम निशित को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे। मतलब इसको भी कहीं था कि ये शायद निशित यदि मिल जाएगा तो निशित के पास वापस चली जाएगी, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते, मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल मैं स्वयं भ्रम में थी।
और तुम्हें भी भ्रम में डाला। मतलब कि 2.5 साल, 3 साल संबंध टूटे हुए हो गया निशित से, और 2.5 साल हो गए संजय के साथ इसको। तो मतलब कि 6 महीने हुए थे निशित और इस दीपा को अलग हुए, उसके बाद संजय से मुलाकात हुई थी इसकी। पर आज भ्रम के, छलना के सारे जाल छिन्न भिन्न हो गए। मैं आज भी निशित को प्यार करती हूँ, और यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूं। आज पहली बार मैंने अपने संबंध का विश्लेषण किया, तो जैसे सब कुछ ही स्पष्ट हो गया। और जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया तो तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूं तो भी झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशित को खोकर मैं, मतलब पिता भी उसी समय और निशित भी। सही बात है, जब दो दो इंसान हमें, हमारे बहुत नजदीक हो और वो एकदम से हमें अकेला छोड़ के चले जाए तो इंसान टूट ही जाता है। उस समय तुमने मुझे सहारा दिया था, इसी कृतज्ञता के साथ मैं तुमसे जुड़ी हुई हूँ। प्रेम नहीं है ये, क्योंकि मैं प्रेम अब भी निशित से करती हूँ। ये सोच रही है सब चीजें। खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी, सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से मुझे जिला दिया, मतलब जीवित कर दिया। मेरा मुरझाया मरा मन हरा हो उठा, मैं कृत्य कृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियां, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहां शब्द चुक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुम्बनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की शुद्ध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूँ निशित के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्य आ गई थी, विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की, तुम पूरक थे। पूरक कौन था? निशित नहीं, निशित नहीं, संजय। मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी, मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूं कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। इस तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती है, तो मैं संजय से कहूंगी कि कह सकूंगी ये सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन से किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय करती रहूं। छी, नहीं जानती यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई। लौटकर लौटकर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ सब कुछ ज्यों का त्यों है, सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए हैं। कुछ फूल रजनीगंधा भी मुरझा गए तेरे मन में, मतलब कि दीपा के मन में। संजय का फूल जो खिला हुआ था वो भी मुरझा गया। कुछ फूल झरकर जमीन पर इधर उधर भी बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है, संजय की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्र था। दीपा, तुमने जो कलकत्ता जाकर कोई तुमने जो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक 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 जगह जा रहा है। ऑफिस के काम से संजय कहाँ जा रहा है? कटक। 5-6 दिन में लौट आऊंगा। तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूं कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबा निश्वास निकल जाता है, लगता है एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में तो मैं अपने को अच्छी तरह तैयार कर लूंगी। नहा धोकर सबसे पहले मैं निशित को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति में जो हिचक मेरे होठ बंद की हुई थी, दूर रहकर वह अपने आप ही टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं सब कुछ समझ गई हूँ। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी उस हरकत से बहुत दुखी थी, बहुत नाराज थी, पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता। लौटती हूँ तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों के आगे छाई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नजर सूने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदलकर सो जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास मेरी नजर सूने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदलकर सो जाती हूँ। कानपुर में ही फिर अगला अंश है। आज निशित को पत्र लिखे 5वां दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी। मतलब निशित को लिखे हुए कितने दिन हो गए पत्र?
इसने 5 दिन हो गए पत्र लिखे, मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी दोनों डाके निकल गई। जाने कैसा सूना सूना अनमना अनमना लगता रहा सारा दिन। किसी भी तो काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती डाक से ही उत्तर दे दिया उसने, समझ में नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है, पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की है। आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, या मैं निशित के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं। मतलब जिस जगह वो खड़ी है उसी जगह 2.5 सालों से कंटिन्यू किसकी प्रतीक्षा की है? संजय की। आज मैं निशित की प्रतीक्षा के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ, या फिर संजय की? शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर निरुद्देश्य कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय है, मुझसे घर में नहीं करता। शाम का जो मतलब कि शाम का जो समय होता है मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती हूँ। लगता है यहीं बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले जाती हूँ। शाम का धुंधलका मन के बोझ को और भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊं? लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई है, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर भी निरुद्देश्य सी चलती रहती हूँ, पर आखिर कब तक यूं भटकती रहूं? हार कर लौट पड़ती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। कौन देता है तार का लिफाफा? मेहता साहब की गुड़िया बच्ची देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। ईरा का तार था। किसका तार था? ईरा का। नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निशित भेजने वाला था। एकाएक ही एक विचार मन में आता है, क्या जो कुछ मैं सोच गई वह निरा भ्रम ही था? मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान? नहीं नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूं, जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए उन मधुर क्षणों को भ्रम कैसे मान लूं, जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के वे क्षण, अनकहे क्षण। तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक रोकी हुई है? तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती है। कितनी बजाती है? 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ। यह संजय की लाई हुई है। घड़ी किसकी लाई हुई है? संजय की लाई हुई है। मतलब सब कुछ संजय का है। फूलदान, गुलदस्ते, सब। लगता है जैसे यह घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। घड़ी के घंटे किसकी याद दिला रहे? संजय की याद दिला रहे। और घड़ी कौन लेके आया था? संजय लेके आया था। रात के कितने बजे घंटी टन टन बोलती है? रात को 9 बजे। लहराते ये हरे पर्दे, ये हरी बुक रैक, ये टेबल, ये फूलदान, सभी तो संजय के ही लाए हुए हैं। देखिए मैंने ठीक कहा था, सब कुछ किसके लाए हुए हैं? संजय के। मेज पर रखा यह पेन उसने मुझे सालगिरह पे दिया था। अपनी चेतना के उस इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सोनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशित की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ न कह पाने की मजबूरी, उसकी व्यवस्था, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है। और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ की उंगलियों को बालों में उलझाए निशित बैठा है। वही मजबूरी, वही कैसे बैठा दिखता है उसको? एक हाथ में तो उसके पेन है और दूसरे हाथ की उंगलियां को बालों में उलझाए हुए बैठा दिखाई देता है। वही मजबूरी, वही विवशता, वही घुटन लिए वह चाहता है, पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है, पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता है। ओहो, लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोट कर रख देगी। मैं एकाएक आंखें खोल देती हूँ। वही फूलदान, पर्दे, मेज, घड़ी। आखिर आखिर आज निशित का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र,
प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई है जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही ईरा जी को फोन करके सूचना दी थी और उन्होंने बताया था कि तार दे देगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच में मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई, शेष फिर। बस इतना ही लिखता है। शुभेच्छु निशित। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो जाते हैं, रह जाता है केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है, क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी। क्या लिखेगा वह। दीप। दीप। वो पत्र पढ़ते हुए दीप की आवाज आती है पीछे से मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। एक क्षण में संज्ञा शून्य सी उसे इस तरह देखती हूँ मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और विक्षिप्त सी दौड़कर उससे लिपट जाती हूँ, क्योंकि जब वो निशित को मतलब कि अपनी भावना में ढूंढ रही थी, उसके पत्र का इंतजार कर रही थी, तो उसका जो दिल चाह रहा था, उसका जो मन चाह रहा था कि निशित मेरे से ये सब कहे। उसने पत्र में भी वो बातें नहीं की, तो उसके अंदर जो घुमड़ थी, जो मतलब वेदनाएं थी, जो घुटन थी, वो सब जब उसी समय जब संजय आता है तो उस समय वो अपनी चेतना खोई हुई सी बैठी थी। जब संजय ने उसको बोला प्यार से दीप, तो उसकी सब चीजें भूल के वो उससे लिपट जाती है। क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गई हो क्या। तुम कहाँ चले गए थे संजय। और मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास सी आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया, कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या। मारो भी गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए। पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब कुछ झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था। और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित। यहाँ पे अपनी कहानी खत्म समाप्त होती है। यहाँ पे देखते हैं कि एक तो कौन है, संजय, निशित और दीपा। इनका त्रिकोणीय त्रिकोणीय प्रेम यहाँ पे दिखाया गया है। इस सब के ऊपर हम कहानी तो हमने पढ़ ली है। अब इसके बाद इसके ऊपर पात्रों के बाद ऊपर बात, इससे संबंधित इसका जो कहानी संग्रह है उसके ऊपर भी बात, और इसकी त्रिकोणीय जो विशेषताएं हैं उस सब के ऊपर एक क्लास मैं और लेके आऊंगी। अभी के लिए धन्यवाद। यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।